नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जबरदस्त फायरिंग हुई है, जिसमें टिल्लू गैंग के लोगों ने गैंगस्टर गोगी पर हमला किया और गोगी मौके पर मारा गया। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने बताया कि करीब दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के करीब टिल्लू गैंग के दोनों शूटर राहुल और मॉरिस वकील के कपड़े पहनकर कोर्ट परिसर में दाखिल हुए। गेट नंबर 4 से वकील की ड्रेस होने के कारण चेकिंग नहीं होती है। पहले भी कोर्ट की सिक्योरिटी की रेकी कर चुके थे। इन्हें पता था कि गोगी के साथ दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की टीम और जो जेल से कैदी को लेकर कोर्ट आती है उसके साथ स्पेशल सेल भी होती है, क्योंकि पहले भी बड़े गैंगस्टर पर हमले हुए थे। इन्हें पता था कि गोगी को 1 बजे के करीब कोर्ट लाया जाएगा। दोनों शूटर्स ने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और कोर्ट नंबर 207 में पहले से जाकर बैठ गए। और जैसे ही गोगी को लेकर स्पेशल सेल और पुलिस की टीम अंदर पहुंची, इन्होंने फायरिंग कर दी। गोली चलते ही सेल और 3rd बटालियन की टीम ने इन पर फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौत हो गई। तो गैंगस्टर को लाते समय पुलिस की क्या तैयारी थी, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस बात का अंदेशा पहले से था कि गोगी पर उसके राइवल गैंग के लोग हमला कर सकते हैं, इसलिए पेशी के दौरान हमेशा उसकी सुरक्षा काफ़ी पुख्ता होती थी। आज भी उसके साथ स्पेशल सेल के करीब 8 जवान हथियारों के साथ तैनात थे, जबकि करीब 8 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस 3rd बटालियन जो कि कैदियों को जेल से लाती और ले आती है, उनके जवान भी हथियारों के साथ तैनात थे। लेकिन दोनों शूटर वकील की वेशभूषा में कोर्ट के अंदर गेट नंबर 4 से दाखिल हुए, जहां पर आमतौर पर वकीलों की चेकिंग नहीं होती है। इसके बाद ये लोग लिफ्ट से ऊपर नहीं गए, बल्कि इन्होंने सीढ़ियों का प्रयोग किया और कोर्ट नंबर 207 में करीब 12:30 बजे जाकर बैठ गए। जैसे ही करीब 1 बजे गोगी वहां पर पहुंचा, इन लोगों ने गोगी पर ताबड़तोड़ करीब 8 राउंड फायरिंग की, जिसमें गोगी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद स्पेशल सेल और 3rd बटालियन के जवानों ने दोनों बदमाशों को घेरा और कोर्ट रूम में ही उन पर फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश राहुल, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम था, और मॉरिस, दोनों की कोर्ट रूम में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों टिल्लू गैंग के बदमाश थे और इन्होंने जानबूझकर पहले से प्लानिंग करके इस पर हमला किया था। ये लोग कोर्ट रूम की पहले भी रेकी कर चुके हैं, इनको मालूम था कि वहाँ पर सुरक्षा कैसी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोनों बदमाश कोर्ट रूम में हथियार लेकर कैसे पहुँच गए और इनको चेक क्यों नहीं किया गया और इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जहाँ तक टिल्लू गैंग की बात करें तो उसका गोगी गैंग से बहुत पुराना गैंगवार चल रहा है। पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे, दोनों बाहरी दिल्ली के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। पहले दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में कॉलेज के चुनाव के दौरान दोनों में रंजिश हुई और रंजिश जो है फिर दुश्मनी में बदलती चली गई और लगातार इनके बीच में गैंगवार रहा। दोनों तरफ से करीब अब तक 25 हत्याएँ गैंगवार में हो चुकी हैं। गोगी को दिल्ली पुलिस ने बीते साल मार्च में पकड़ा था और तब से वो लगातार जेल में था। वहीं टिल्लू भी तिहाड़ जेल में है, लेकिन ये लोग जेल के अंदर से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं और तरह तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। इनमें जो गैंग के दोनों गैंग के अलग अलग मेंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया पर भी ये दोनों काफ़ी लोग इनको फॉलो करते हैं। जो अपराध की दुनिया में युवा लड़के हैं वो दोनों ही बदमाशों को फॉलो करते हैं। मुकेश सिंह जो जब जानकारी दे रहे थे, और अब सौरभ शुक्ला में बता रहे हैं कि जो दोनों शूटर्स थे किस तरह से वकील के कपड़े वेशभूषा में थे और कैसे वो घुसे हैं, बता रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। हम इस वक्त दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर हैं। ये वही गेट नंबर 4 है जहां से दोनों टिल्लू गैंग के गैंगस्टर राहुल और मॉरिस वकील की वेशभूषा में अंदर गए थे। और ये जो दरवाज़ा है, ये जो गेट है, यहाँ मेटल डिटेक्टर लगा है, जिससे अब पूरी तरीके से जांच की जा रही है जो भी अंदर जा रहा है। लेकिन पहले 1 बजे, दोपहर 1 बजे तक पहले तक यहाँ से तमाम लोग बिना सुरक्षा जांच के अंदर गए, खासकर वकील। अभी तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है।
वकील हो या पुलिस वाले, सबको इस मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कैसे राहुल और मॉरिस जो टिल्लू गैंग के सदस्य हैं अंदर बंदूक लेके चले गए और उनकी सुरक्षा जांच नहीं की गई। ये वही गेट नंबर 4 है जहां से इन्होंने एंट्री ली और लगभग 1 बजे का वक्त है। कोर्ट रूम नंबर 2007 में पूरी वारदात हुई है और ये 2nd फ्लोर पर है। फिलहाल सबको बाहर निकाल दिया गया है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें हैं जो अंदर इस वक्त जांच कर रही हैं। फॉरेंसिक की टीम है वो अंदर पहुंच चुकी हैं, वो कुछ सुराग निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि जब ये गोगी मान को यहाँ पर पेश किया गया, उसको अंदर ले जाने का एक अलग रास्ता था और इतनी अच्छी रेकी की हुई थी टिल्लू गैंग के इन दोनों सदस्यों ने कि उन्हें पता था कि जब पुलिस इनको कोर्ट रूम के अंदर जहां तक लेकर के आएगी तब उसे गोली नहीं मार सकते हैं, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर उसको गोली मार सकते हैं। इसीलिए वो पहले ही आधे घंटे पहले ही जाकर के कोर्ट रूम नंबर 207 में जाके बैठ गए और जैसे ही गोगी मान आया उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहां पर दिल्ली पुलिस स्पेशल दल के लोग भी मौजूद है जो कि गोगी मान को वहां पर लेके आए, तो उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें दोनों शूटर उनकी मौत हो गई है। यहाँ पर तमाम वकील मौजूद हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ कोर्ट में रहते हैं, तो जज साहब तो आज बाल बाल बच गए, एक वकील भी घायल हो गए, बचे, डिफेंस काउंसिल भी बचे, प्रोसिक्यूटर भी बचे, सबसे बड़ी बात आम जनमानस बचा। अगर स्पेशल सेल के जांबाज पुलिस अधिकारी वहां पर इन शूटर्स को मारने वालों को ना मारते, काला कोट समझ के ना मारते, वकील समझ के ना मारते, तो वो हमलावर यहाँ से निकलते, रिवॉल्वर लेके निकलते और इस तरह से फायरिंग करते हुए निकलते और बच सकते थे। अच्छा, ये बताइए, ये जो ऐसे केसेस होते हैं उसमें इसमें एक विशेष रास्ते से लेकर के आया जाता है, जो आम रास्ता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो क्या सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे? देखिए, 5 नंबर गेट से लाए जाते हैं मुलजिम, वहाँ आती हैं जेसी वाली गाड़ियाँ, वहाँ से पहुँचते हैं और इन गेटों से वकील पहुँचते हैं। सबसे बड़ा लैप्सस क्या था कि काले कोट वाले लोगों की यानी कि वकील की सर्च नहीं ली जाती है। तो जब मानिए सर्च नहीं की जाती है, वकील नहीं कराते हैं, वकीलों पर यह आरोप लगता है कि वकील कोर्ट रूम के अंदर पुलिस के साथ कोऑपरेशन नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये सच बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट में होता हूँ, ये प्रॉक्सिमिटी कार्ड सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ, तो वहाँ भी अलाउड नहीं है। कोई भी सेशन कोर्ट की बात, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में सबकी सर्च होनी। कोर्ट में क्या वकील पूरी तरीके से पुलिस के साथ सहयोग करते हैं सुरक्षा जांच में? ऐसा नहीं, सभी लोग सहयोग करते हैं। अगर सभी लोग सहयोग करें तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग सहयोग भी करते हैं, कुछ लोग इसे प्रेस्टीज इशू मान लेते हैं। वकीलों को जब एयरपोर्ट पे चेकिंग कराते हैं, मेट्रो में तक कराते हैं, तो यहाँ तो अपनी सुरक्षा, अपने चैम्बर है यहाँ, तो उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए जिससे आम जनमानस सुरक्षा चूक जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से हो गई है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको वापस उस मेटल डिटेक्टर के पास ले जाते हैं जहाँ से अब सबकी सुरक्षा जांच की जा रही है। लेकिन अगर यही पहले किया होता तो ये जो दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा कर देने वाला जो पूरी वारदात हुई है, दिल्ली पुलिस की जो छवि दागदार हुई है, वो ना हुई होती। गेट नंबर 4 है, इसी से ही बिना मेटल डिटेक्टर के, बिना सुरक्षा जांच के वो दोनों अपराधी वकील के ड्रेस में बंदूक लेकर के अंदर गए और दिल्ली पुलिस को पता नहीं चला और वो कोर्ट रूम के अंदर पहुंचे। उन्हें पता था कि जब गोगी मान को अंदर ले जाया जाएगा तो उनके साथ पुलिस सुरक्षा होगी, इसीलिए उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर गोगी मान को माना, क्योंकि बाहर वो नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि बाहर उनको गोगी मान को मारना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि उस वक्त गोगी मान के साथ पुलिस सुरक्षा थी और कोर्ट रूम के अंदर वो खाली था। और एक बहुत राहत की सांस इसलिए है कि जज साहब बाल बाल बच गए और जो दूसरे वकील वहाँ मौजूद थे वो बाल बाल बच गए और एक महिला वकील के भी कहा जा रहा है कि चोट आई है इस पूरी वारदात में। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और आइए अब सीधे चलते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास जो इस समय रोहिणी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। शरद, जिस तरह से ये चूक हो गई और जिस तरह से ये पूरी यहाँ पे गोलीबारी हुई है, बहुत ही हैरत में डालने, परेशान करने वाली है। इस समय हालात तो संभल गए होंगे, लेकिन चर्चा क्या हो रही है वहाँ पे आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं? निधि, देखिए, मैं अभी गेट नंबर 4 पे ही हूँ जहाँ से अभी सौरभ रिपोर्ट कर रहे थे। चर्चा का विषय यही बना हुआ है रोहिणी कोर्ट के अंदर कि अभी तक देखा गया था कि रोहिणी कोर्ट के प्रेमाइसिस में या बाहर कई बार ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर गोलियाँ चली हैं। शायद उस पर ध्यान नहीं दिया गया, इसकी वजह से बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हुए कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो कोर्ट रूम के अंदर पहुंच गए। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोर्ट रूम के अंदर गोलीबारी हो गई हो, गैंगवार हो गया हो।
आप ये सोच के देखिए कि ये तो गैंगवार था, एक गैंग के लोग आए दूसरे गैंग के व्यक्ति के ऊपर जो जेल के अंदर है, जिसकी पेशी हो रही है, उस पर गोली चला दी। ये भी सोच के देखिए कि वहाँ पर अगर कल को अगर यही स्थिति बन जाए तो जो जज साहब हैं उन पर भी कोई व्यक्ति गोली चला सकता है। तो चूक तो हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी ने मुखबिरी की है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो 3rd बटालियन है जो गोगी मान की सिक्योरिटी में लगी हुई थी, जो लेके आई थी, कहीं उसने तो उसके यहाँ से कहीं चूक ना हुई हो, या जो स्पेशल सेल है जो साथ में, क्योंकि ये बड़ा गैंगस्टर था गोगी मान, इसके साथ में पेशी में लगी हुई थी, वहाँ से चूक हुई है, या वहाँ से किसी ने मुखबिरी की है। मुखबिरी कहाँ से हुई है जिसकी वजह से इतनी अच्छी रेकी की कि वहाँ पर पता था कि इतने बजे गैंगस्टर आएगा और आते के साथ ही ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। तो सुरक्षा न सिर्फ कोर्ट की बात है बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था की बात है। कल को अगर कोई भी कोर्ट रूम के अंदर आकर गोली चलाने लग जाएगा तो न्याय सुरक्षित कहाँ रहेगा? सबसे सुरक्षित जगह जज का रूम माना जाता है, कोर्ट रूम सबसे सुरक्षित माना जाता है। वहाँ पर किसी अपराधी को भी हथकड़ी नहीं लगाई जाती है, लेकिन अगर वहाँ भी गोली चलेगी तो फिर ये दिल्ली पुलिस को भी चैलेंज है और पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहा है कि कैसे न्याय सुरक्षित रहेगा। निधि। बिल्कुल शरद, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही कि किस तरह से ये चूक हुई है। और आइए अब देश की बात में ले चलते हैं आपको असम। कल दरंग में हुई हिंसा के विरोध में आज यहां पर बंद रखा गया। इस बंद का आह्वान असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने किया था। दरंग जिले में बंद का असर देखने को मिला है, सड़कों पर सन्नाटा था। ये तस्वीरें आप कल की देख रहे हैं। कल अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 6 स्थानीय लोग घायल हो गए। यहां हुई हिंसा के विरोध में कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जो बंद का असर है। और वीडियो में भी देख सकते हैं, एक जो तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई, एक फोटोग्राफर था, किस तरह जो आया है तस्वीरों में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले के सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि अतिक्रमण के दौरान अब तक 800 परिवारों को हटाया गया। दरंग जिले की हिंसा में 9 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और असम हिंसा में घायल पुलिस वालों में 2 गंभीर बताए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले ने इतना तूल पकड़ा, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, आइए पहले सुन लेते हैं। I said that I am going to allot land to the landless people according to the land policy of the state, 2 acres each. They agreed to me. Then we have initiated the eviction drive, thinking that there will be no resistance. But 10,000 people gherao the Assam police, utilize violent mood, then police has to retaliate. Inquiry has been ordered for 2 things. How that cameraman came into the scene and why he has basically tried to overpower that particular person. That area is known. Otherwise, normally in Assam, no people go and encroach temple land. Who has instigated? How these people could carry lathi, dao, everything? I think you cannot demean government of Assam by one with 6 to 30-second video. And if any of our police people are involved, I am going to take action. और इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रही हमारी वरिष्ठ सहयोगी मुनदीपा बैनर्जी। असम के दरंग जिले में 2 लोगों की मौत पुलिस फायरिंग में, और उस हादसे के बाद एक आदमी का अरेस्ट जरूर हुआ है और वो है फोटोग्राफर बिनय बनिया, जिसको आपने देखा कूदते हुए एक गिरा हुआ आदमी पर। एक आदमी जिस पर पुलिस ने साफ साफ एकदम पास से गोली चलाई। वो फोटोग्राफर तो अरेस्ट हो गया है, लेकिन वो आदमी मोइनुल हक, उसका परिवार का हालत बहुत ही खराब। मोइनुल हक 30 साल का था, उसके 2 बच्चे, एक बीवी और माँ बाप हैं, जो अब ढोलपुर गांव में एक मेकशिफ्ट शेल्टर में रह रहे हैं 800 और लोगों के साथ, जिनको कल पुलिस ने एविक्शन करवाया। ये हादसे को लेके जरूर पॉलिटिकली एक बहुत ही असम में टर्मोइल। आज कांग्रेस के कुछ नेता जा पहुंचे दरंग जिले में, जहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस से झड़प हो गई, क्योंकि पुलिस उन्हें नहीं जाने दे रहे थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास एक डेपुटेशन देने के लिए। एक
12 घंटे का बंद बुलाया था ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने। वो बंद ज़रूर इफ़ेक्टिव हुआ कुछ जगहों पे, दरंग जिले में कुछ जगहों पे नहीं हुआ, लेकिन जो संदेश आ रही हैं ऑपोजिशन पार्टीज से वो है कि इस मामले को लेकर वो ज़रूर हेमंत विश्व शर्मा के सरकार को दबाव पर रखेगी। कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आपको बता दें, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन आगे है जातिगत जनगणना कराने से केंद्र का इनकार है। कहा प्रशासनिक तौर पे ये बहुत मुश्किल है। तमाम क्षेत्रीय दल जनगणना में जाति को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी। सामाजिक आधारिता मंत्रालय के सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि प्रशासनिक तौर पर यह मुश्किल और असाध्य है। देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से बहस छिड़ी है। इस मसले पर अब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि जनगणना में अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती एक लंबा और कठिन काम है। सुप्रीम कोर्ट को अपने हलफनामे में केंद्र ने 2021 की जनगणना में जाति का सेक्शन जोड़ने का विरोध किया है। तर्क दिया है कि ऐसा करना बेहद कठिन होगा, इससे आंकड़ों में गड़बड़ी हो सकती है। 2011 की जनगणना के मद्देनजर सरकार के पास हर जाति की गिनती का कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। सरकार ने कहा है कि 2011 में की गई सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना गलतियों से भरी हुई है। केंद्र ने ये भी साफ किया है कि पिछली जनगणना का आंकड़ा किसी आधिकारिक इस्तेमाल के लिए नहीं है, न ही इसे सार्वजनिक किया गया है। ऐसे में जाति से जुड़े मसलों पर राज्य सरकारें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। केंद्र का कहना है कि इन आंकड़ों में गलतियां हैं, साथ ही कई जातियों के एक समान नाम कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। जाति आधारित जनगणना करने की मांग बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा कई दूसरे राज्यों के सियासी दलों ने उठाई है, लेकिन सरकार के इस रुख से उन तमाम राजनीतिक दलों संगठनों को झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी आरएसएस पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय जनगणना नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों व मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। देश के और प्रदेश के अनुसूचित जाति और ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, एससी, एसटी के लोग ये भली भांति समझ गया है कि देश को मुख्य धारा में लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काफी मेहनत करना है और हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए नितांत आवश्यकता जो थी उसको पूरा कर रहे हैं। अब इस बीच में कुछ लोगों ने लड़ाने का प्रवृत्ति अपनाया है, ये सदियों से रहा है। जाति में तोड़ फोड़ करो, धर्म की बात कराओ, उनको अलग करो। तो मुझे लगता है कि देश के सर्वमान्य जो जातियां होती है ये बात को भली भांति समझ गई है और जाति के पीछे पड़ने वाली नहीं है। केंद्र ने पिछले साल जनवरी में एक अधिसूचना जारी कर 2021 की जनगणना के लिए जुटाई जाने वाली सूचनाओं का ब्यौरा तय किया था और इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से जुड़ी सूचनाओं समेत कई अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें जाति की अन्य श्रेणियों का जिक्र नहीं किया गया है। भारत में यह हकीकत है कि जो ज़्यादातर फैसले पॉलिटिकल पार्टीज लेती हैं वो राजनीति पर आधारित होते हैं। क्षेत्रीय पार्टी चाहती हैं कि सेंसस जो है कास्ट बेस्ड सेंसस हो, लेकिन नेशनलिस्ट पार्टीज चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो वो ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका सीधे सीधे असर उनकी राजनीति पर पड़ेगा, उनके वोट बैंक पर पड़ेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे, मध्य प्रदेश में मऊ के आर्मी वॉर कॉलेज में 30 अधिकारी कोरोना संक्रमित आइसोलेशन में भेजे गए।
देश की बात में खबर राजस्थान से। राजस्थान में बीजेपी खेमे से उथल पुथल की खबरें आ रही हैं। पार्टी की राजसमंद में हो रही चिंतन बैठक में वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। इस बैठक में आगामी वल्लभनगर और धारियावाड़ के उपचुनाव और 2023 के चुनावों पर चर्चा हुई। वसुंधरा अपने करीबियों की अनदेखी से नाखुश बताई जा रही हैं और इस समय डॉक्टर सतीश पुनिया पार्टी के वहां पर अध्यक्ष हैं। हालांकि बीजेपी को वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे, लेकिन वसुंधरा राजे यहां पर नहीं पहुंची। और देश की बात में खबर है अब मध्य प्रदेश से। कोरोना संक्रमण इस समय काबू में बताया जा रहा है। देश धीरे धीरे खुल भी रहा है। तीसरी लहर का अंदेशा है, लेकिन उसे आने को साल के अंत तक बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के मऊ से चिंताजनक खबर आई है। मऊ के आर्मी वॉर कॉलेज में कोरोना के बहुत सारे मामले एक साथ सामने आ गए हैं। कॉलेज में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। 30 सीनियर, जूनियर और ट्रेनी ऑफिसर पॉजिटिव पाए गए हैं। कल बृहस्पतिवार को इनकी रिपोर्ट सामने आई। ये सभी अधिकारी एसिम्प्टोमेटिक बताए जा रहे हैं और इन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया है। ये सभी अधिकारी हाल ही में उत्तर भारत में 2 राज्यों में ट्रेनिंग के बाद लौटे हैं। इन सभी को कोविड के दोनों टीके लग चुके थे। बाहर से कुछ लोग आए थे और उन्हीं के कांटेक्ट में आने के कारण 30 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये हमारी रणनीति की एक इस बात में सफलता है कि जो हम टेस्टिंग करवा रहे हैं वो उतनी ही टेस्टिंग है जो हम सेकेंड डोज के पीक पर करवा रहे थे। तो उसके कारण जब लगातार टेस्टिंग हो रही है तो फिर आइडेंटिफिकेशन इजी हो रहा है और जितने भी कोरोना के केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। 30 के 30 पॉजिटिव केस जो महू में आए हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। सभी की तबीयत ठीक है, उनको कंटेन किया गया है, एक ही स्थान पर रखा गया है। और देश की बात में आगे है अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मौत की जांच आज सीबीआई ने शुरू कर दी है। देश की बात में खबर उत्तर प्रदेश से। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच आज सीबीआई ने शुरू कर दी है। इसके लिए सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच रही है। सीबीआई की टीम ने प्रयागराज के बड़े पुलिस अधिकारियों और मामले की जांच कर रहे एसआईटी की टीम से बात की है। सीबीआई को हरिद्वार के उस शख्स की भी तलाश है जिसने नरेंद्र गिरी से कहा था कि उसका शिष्य आनंद गिरी उनका वीडियो वायरल करने वाला है, जिसकी वजह के बाद ये हालात बने। एसआईटी की टीम सीबीआई को जांच सौंपने से पहले आज आखिरी बार महंत नरेंद्र गिरी के बाघंबरी मठ पहुंची और उन सारे बिंदुओं पर दोबारा जांच की जो उसे सीबीआई को बताने हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन के अंदर आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा कि कहां तक सफाई दूंगा, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने उस शख्स की पहचान कर ली है जिसकी खबर से परेशान होकर नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी कर ली। लेकिन नरेंद्र गिरी के ना रहने पर उनके मठ का इंतजाम देखने वाले निरंजनी अखाड़े के लोग अभी भी इसे हत्या मानते हैं। मैंने कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए उन्होंने हर बार मुझसे कहा कि सरकार में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे लिखना नहीं आता है। तो मैं आज भी उस बात को कह रहा हूँ कि वो कभी लिखते नहीं थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के सिलसिले में अब सीबीआई के सामने बड़े सवाल ये हैं कि नरेंद्र गिरी की मौत हत्या है या खुदकुशी, सुसाइड नोट उनका लिखा है या हत्यारे का काम, नरेंद्र गिरी से किसने कहा कि उनकी वीडियो वायरल होने वाली है, क्या आनंद गिरी वाकई कोई वीडियो वायरल करने वाले थे, नरेंद्र गिरी की कथित फोटो या वीडियो की सच्चाई क्या है, आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाने के बाद नरेंद्र गिरी ने वसीयत क्यों बदली, आनंद गिरी से नरेंद्र गिरी के झगड़े की असल वजह क्या है, मठ की संपत्तियों को बेचने की क्या हकीकत है। मठ में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी काफी राज छुपे हुए हैं। एसआईटी ने मठ के सारे सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं जिन्हें वो सीबीआई को सौंप रही है।
महंत के करीबी संतों को इस बात पे हैरत है कि अगर कोई उनकी फर्जी वीडियो जारी भी हो रही थी तो इतने बड़े लोगों को वो जानते थे, उनसे शिकायत क्यों नहीं की। एक दिन पहले केशव भाई उनके पास आए थे, 10 दिन पहले उनके पास और कौन आए, कानून मंत्री जी आए थे, और तमाम लोग घूमते फिरते उनके पास आते जाते रहते। केपी सिंह का एक दिन पहले आना जाना, तमाम लोगों का आना जाना है, तमाम लोगों का है। अगर ये सबका एक ही कहना है कि पहले जांच, और वो जांच होने के बाद संस्थान क्या बताता है, और उसके बाद जांच हो ही रही है। उधर आज बागम्बरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी की समाधि पर 13 अखाड़ों के साधु संतों ने धूल रोट का आयोजन किया। इसमें 1.25 किलो आटे की एक रोटी बनाई गई, उसमें चीनी और मेवा वगैरह मिलाकर चूरमा बनाया गया और समाधि पे भोग लगाया गया। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच सीबीआई के अपने हाथ में लेने के बाद उनसे जुड़े हुए तमाम लोग खुश हुए हैं। उन्हें लगता है कि सीबीआई एक सेंट्रल प्रोफेशनल एजेंसी है। अब इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।